Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of Developmental Biology, I am going to deliver my talk on stress cycle. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज एम्ब्रियोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में मैमल्स में होने वाले स्ट्रेस साइकिल पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने बताया था कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंडाशय के अंदर रेगुलर साइकिल्स चलती रहती है और ये जो साइकिल है ये दो टाइप की होती है। इसमें एक तो एस्टर साइकिल होती है जो नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है, यानी प्राइमेट के अलावा जितने भी स्तनधारी है जिसके अंदर चूहे हैं, बिल्ली है, गाय है, घोड़े हैं, हाथी है, भैंस है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट सदस्यों में पाई जाती है और प्राइमेट के अंदर जैसे चिंपैंजी है, रिसस मंकी है, लंगूर है, गिब्बन है, औरंगुटैन है, मनुष्य है। तो पिछले व्याख्यान में मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मैंने आपसे डिस्कस किया था और आज के इस व्याख्यान में स्ट्रेस साइकिल पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब चूंकि अंडाशय में होने वाली जो घटनाएं हैं वो चाहे प्राइमेट हों चाहे नॉन प्राइमेट मैमल्स हों, अंडाशय में होने वाली घटनाएं वो सेम रहती है, क्योंकि सब में डेवलपिंग ओगोनिया में वही स्टेजेज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले उसमें प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनेगा, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्सरी फॉलिकल बनेगा, अंत में ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। ग्रेफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होने के बाद में उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस हिमोरेगिकम बनता है और लास्ट में वो रचना जो है वो सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये मृत रचनाएं फिर वैजाइना के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित होती है। तो इस स्ट्रेस साइकिल का एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रेस साइकिल है उसके साथ अंडाशय चक्र हैं वो भी कॉरिलेट होते हैं, यूट्रस के अंदर होने वाली घटनाएं वो भी इसके साथ कॉरिलेट होती है, ब्रेस्ट के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं वो भी इसके साथ लिंक होती है, वेजाइना में होने वाली जो साइक्लिक चेंजिंग है वो भी इसके साथ एसोसिएटेड रहती है। तो इन सभी पहलुओं पे मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपसे एक एक चर्चा करूँगा। अब इसमें क्या होगा कि मैमल्स जो होते हैं, कुछ मैमल्स में ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही मैटिंग का प्रोसेस होता है, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिसमें पूरे वर्ष भर प्रजनन चलता रहता है। तो जिन प्राणियों में पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग होती है, मैटिंग क्रिया होती है, वो प्राणी सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं और जिन प्राणियों में रेगुलर पूरे वर्ष भर मैटिंग प्रोसेस चलता रहता है वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर के नाम से जाने जाते हैं। तो जितने भी मैमल्स हैं वो दो कैटेगरी के हो जाएंगे, एक तो सीजनल ब्रीडर और एक कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। अब ब्रीडिंग सीजन साल में एक बार भी हो सकता है, साल में दो बार भी हो सकता है। जैसे कुत्तों के अंदर जैसे आपने देखा जब भी सीजन चेंज होता है, यानी जब भी गर्मी से सर्दी स्टार्ट होती है, यानी अक्टूबर के महीने में कुत्तों के अंदर ब्रीडिंग होती है और सर्दी से जब गर्मी स्टार्ट होती है यानी मार्च के महीने में, उसमें इनमें ब्रीडिंग देखी जा सकती है। यही परिघटना बर्ड्स के अंदर भी होती है। बर्ड्स में भी जब सीजन चेंजिंग होती है तो इसके अंदर प्रजनन काल जो होता है वो देखा जा सकता है। अब एक प्रजनन काल में एक बार यदि स्ट्रेस साइकिल संपन्न हो तो ये प्राणी मोनोएस्ट्रस के नाम से जाने जाते हैं। एक ब्रीडिंग सीजन में जब एक से ज़्यादा स्ट्रेस साइकिल हो तो वो पॉलीएस्ट्रस के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एस्ट्रस साइकिल जो है, एस्ट्रस साइकिल कितनी बार होगी एक सीजन में, उसकी बेसिस पे इन एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे मोनोएस्ट्रस एनिमल्स, अब मोनोएस्ट्रस एनिमल्स जो होंगे इनमें एक प्रजनन काल में केवल एक स्ट्रेस चक्र होता है और पॉलीएस्ट्रस जो प्राणी होते हैं इनमें एक ब्रीडिंग सीजन में एक से ज़्यादा बार स्ट्रेस साइकिल होती है। तो मोनोएस्ट्रस का बेस्ट एग्जाम्पल जो वो है डॉग्स, अपने गली में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनके अंदर मोनोएस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। हालांकि कुत्तों में ब्रीडिंग सीजन दो है, साल में दो ब्रीडिंग सीजन होते हैं। इसके अलावा जैसे रैट है, कैट है, गिनी पिग है, इनमें एक ब्रीडिंग सीजन में एक से ज़्यादा बार स्ट्रेस चक्र है वो संपादित होता है। अब
ईस्टर चक्र की जो डिस्कवरी है या इसकी जो डिटेल स्टडी है वो स्टॉकॉर्ड नामक वैज्ञानिक थे और उनके जो लेबोरेटरी के जो कलीग्स थे उन्होंने इसकी पूरी इवेंट की एनालिसिस की है। और इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज रैट है, सपोज अब फीमेल रैट जैसे लेबोरेटरी में अपन रियर कर रहे हैं इसको, तो फीमेल रैट में क्या होता है, ईस्टर साइकिल जैसे एक पीरियोडिक इंटरवल से जैसे चलती रहती है। तो फीमेल रैट के अंदर क्या होगा, ड्रॉपर जो होता है, ड्रॉपर को वेजाइना में डाल के उसका फ्लूइड जो होता है वो सक करते हैं और इस फ्लूइड को फिर एक स्लाइड के ऊपर ट्रांसफ़र करके उसकी स्मीयर बनाते हैं और इस स्मीयर को फिर स्टेन कर लेते हैं और स्टेन करने के बाद में इसको कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप में अपन स्टडी करते हैं। तो फीमेल रैट के अंदर 2-3 दिन के इंटरवल से ड्रॉपर के द्वारा स्मीयर की आप स्लाइड बना लो। अब इसमें 4-5 स्लाइड बनेगी और हर स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो इसमें आपको अलग अलग तरह के करैक्टर्स जो है वो इसमें दिखाई देते हैं। तो इस स्टॉकआउट की स्टडी की बेसिस पे इन्होंने एक ईस्टर साइकिल को 4 प्रावस्थाओं के अंदर डिवाइड किया है। एक तो पहली फेज है इसके अंदर प्रो एस्ट्रस फेज, सेकेंड इज एस्ट्रस फेज, थर्ड इज मेटा एस्ट्रस फेज एंड फोर्थ इज डायोएस्ट्रस फेज। तो पूरा जो एक ईस्टर चक्र होता है, एक जो मध्य चक्र होता है, ये 4 प्रावस्थाओं के अंदर संपादित होता है। प्रो एस्ट्रस, प्रो का मतलब पहले, ईस्टर्स से पहले की प्रावस्था, एस्ट्रस फेज इसको हीट पीरियड भी बोलते हैं, और मेटा एस्ट्रस फेज ये ओव्यूलेशन के बाद की प्रावस्था है, और डायोएस्ट्रस फेज जो होती है ये 2 ईस्टर साइकिल के बीच की स्टेज है। तो जो प्राणी मोनोएस्ट्रस होते हैं उसके अंदर रेस्टिंग फेज लंबा होता है, यानी ये जो लास्ट की जो डायोएस्ट्रस फेज है ये मोनोएस्ट्रस प्राणियों में लंबे ड्यूरेशंस वाली होती है, और पॉलीएस्ट्रस प्राणी जो होते हैं उसके अंदर रेस्टिंग फेज थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि एक ईस्टर चक्र हुआ फिर 4-5 दिन के इंटरवल के बाद में दूसरा ईस्टर चक्र चालू हो जाएगा, फिर 4-5 दिन के अंतराल से तीसरा ईस्टर चक्र चालू हो जाएगा। अब डॉग के केस में अपन देखें, अब डॉग मान लीजिए एक ब्रीडिंग सीजन में एक ईस्टर चक्र हो गया, अब अगला ब्रीडिंग सीजन आएगा उसके बाद में फिर 3-4 महीने का इंटरवल होता है। तो जितने भी एक मध्यकाली प्राणी होंगे, जितने भी मोनोएस्ट्रस एनिमल होंगे, उनके अंदर रेस्टिंग पीरियड है वो लंबा होता है, और जितने भी पॉलीएस्ट्रस प्राणी होते हैं उनमें 2 साइकिल के बीच में जो विश्राम अवस्था होती है, जो रेस्टिंग फेज होती है, वो शॉर्टर ड्यूरेशंस की होती है। तो ये 4 फेज के अंदर ये साइकिल है वो संपादित होती है। अब प्रो एस्ट्रस, प्रो का मतलब पहले, यानी ईस्टर चक्र से पहले की ये प्रावस्था है। और प्रो एस्ट्रस जो होती है इस दौरान क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की प्रेजेंस के कारण ओवरी के अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टिमुलेट होता है। ग्रेफिन फॉलिकल में जो ग्रोथ है वो इस पीरियड के दौरान देखी जा सकती है। तो प्रो ईस्टर्स फेज जो होती है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें प्रिमोर्डियम सेल्स ओवरी के अंदर देखने को मिलेगी, प्रिमोर्डियल फॉलिकल इसमें देखने को मिलेगा, प्राइमरी फॉलिकल इसमें देखने को मिलेगा, और वेजाइनल स्मीयर जो होता है उसमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, गर्भाशय वो संकुचित रहता है, वेजाइना की जो एपिथेलियम है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, ब्लड सप्लाई मिनिमम रहती है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है, श्रिंकेज रहता है। और इस दौरान एक सेगमेंट फ्लूइड जो होता है, एक तरह का तरल लसलसा तरल होता है, उसका सिक्रीशन जैसे कम मात्रा में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और स्लाइड में आप देखोगे तो इसमें आपको केवल फ्लूइड जैसी स्ट्रक्चर्स है वो दिखाई देती है, डेड सेल है वो दिखाई देती है, और क्रेटिनाइज्ड सेल्स हैं वेजाइना के एपिथेलियम की, वो इस स्टेज में दिखाई देती है। अब प्रो एस्ट्रस प्रावस्था ये फिर कन्वर्ट होती है एस्ट्रस प्रावस्था में। अब एस्ट्रस का मतलब हीट, इसको हीट पीरियड भी बोलते हैं मैमल्स के अंदर, नॉन प्राइमेट मैमल्स में। और हीट पीरियड के अंदर सेगमेंट फ्लूइड होता है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेजाइनल एपिथेलियम है वो मोटी हो जाती है, और गर्भाशय में जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो एकदम पीक पे आ जाता है। और इस प्रावस्था के अंदर जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है। तो ये सेकंड जो स्टेज है इसमें ग्रेफिन पुटिका का निर्माण हो जाता है, और इसमें फीमेल जो है वो हाईली रिसेप्टिव होती है। इस केस में मैटिंग का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल संपादित होता है, और मैमल्स के प्रेग्नेंट होने की जो संभावनाएं हैं वो इस पीरियड के अंदर सर्वाधिक होती है।
और इस पीरियड के वेजाइनल स्मीयर में आप देखो तो उसके अंदर सेगवाइनल फ्लूइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। उसके अंदर ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वो देखी जा सकती है, क्रिएटिनाइज सेल्स देखी जा सकती है, केंद्रीय युक्त को जो कोशिकाएं होती है वो भी इस स्टेज के अंदर देखी जा सकती है। अब हीट पीरियड के दौरान क्या होगा, इसके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस जैसे संपादित होगा तो यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल जो होता है उससे ओवम रिलीज होगा। अब ये ओवम जब रिलीज हो रहा है तो इस ओवम की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये अंडा फर्टिलाइज हो जाए, फर्टिलाइज होगा तो इसके अंदर जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनेगा तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, प्लेसेंटा नामक रचना है वो बन जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम टिल डिलीवरी तक मेंटेन रहेगा। यदि अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस हिमोरेगिकम में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस हिमोरेगिकम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है और ये मृत रचनाएं फिर वेजाइना के द्वारा ये बॉडी के बाहर निष्कासित हो जाती है। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन के बाद में जो स्टेज होती है, तीसरी जो स्टेज है वो कहलाती है मेटास्टस। मेटा का मतलब आफ्टर, जैसे सेल डिवीजन है प्रोफेज मेटाफेज, तो प्रो मीन्स पहले की स्टेज है, ईस्टर साइकिल से पहले की स्टेज है, हीटिंग पीरियड से पहले की स्टेज है, और मेटास्टस है ये हीट पीरियड के बाद की स्टेज है, यानी ओव्यूलेशन के बाद की स्टेज है। और इस मेटास्टस स्टेज में आपको कॉर्पस ल्यूटियम है वो देखने को मिलेगा और कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी होती है तो ये मेंटेन रहता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्रेफिन फॉलिकल भी अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ग्रेफिन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्लेसेंटा को बनाए रखता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अदरवाइज तो क्या होगा, कई बार मान लीजिए फीमेल प्रेग्नेंट हो गई और कॉर्पस ल्यूटियम डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक कम हो गया, उस केस के अंदर मिसकैरेज भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो जाता है, अचानक अपने आप गर्भपात भी हो जाता है। तो कई बार स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन की घटनाएं होती है वो इस हार्मोन्स के लेवल के कम होने के कारण होती है। और इसके बाद में लास्ट जो स्टेज है ये होती है डायोएस्ट्रस स्टेज, इसको एनास्ट्रस स्टेज भी बोलते हैं, ए मीन्स एब्सेंट, क्योंकि ये दो ईस्टर साइकिल के बीच का ड्यूरेशंस है। अब मान लीजिए जो एक मध्यकाली जो प्राणी है जिसमें एक ब्रीडिंग सीजन में एक ही एस्टर साइकिल होती है, फिर अगले ब्रीडिंग सीजन में दूसरी साइकिल होगी, तो इस तरह के जो मोनोएस्ट्रस जो एनिमल होते हैं इसके अंदर ये डायोएस्ट्रस प्रावस्था या रेस्टिंग फेज है उसका अंतराल बहुत ज़्यादा होता है और ये ड्यूरेशन 4 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 8 महीने का भी हो सकता है। और इस रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, इसके अंदर जो यूट्रस गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वापस श्रिंक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, वेजाइना के एपिथेलियम है वो वापस सिकुड़ जाती है, रिप्रोडक्टिव ट्यूबुल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाता है और एपिथेलियम होती है वो केराटिनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें स्मीयर में आप कोशिकाओं को देखो माइक्रोस्कोप में तो इसमें आपको मैक्सिमम मृत कोशिकाएं होती है वो दिखाई देगी, चपटी कोशिकाएं दिखाई देगी, सेगमेंट फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और हॉर्निफाइड जो सेल्स होती है, केराटिनाइज सेल होती है, क्यूटिकुलराइज जो सेल्स होती है वो कोशिकाएं इसमें स्लाइड में देखने को मिलती है। और ये चारों स्टेजेज जो होती है ये इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में उनके जेनाइटल ऑर्गन्स को देख के आप इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ऑब्जर्वेशंस वाली चेंजिंग इनके जेनाइटेलिया में अपने को देखने को मिलती है। तो ये एक संक्षेप में ईस्ट्रस चक्र की 4 प्रावस्थाएं, जिसमें प्रोएस्ट्रस ये ओव्यूलेशन से पहले की स्टेज है, एस्ट्रस फेज इसके अंदर ग्रेफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, मेटास्ट्रस यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और डायस्ट्रस स्टेज है ये यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तब तो ये स्टेज इतनी क्लियर कट नहीं होगी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट ब्रीडिंग साइकिल के बीच का ये रेस्टिंग फेज होता है जो मोनोएस्ट्रस प्राणी में लॉन्गर ड्यूरेशन वाला है और पॉलीएस्ट्रस प्राणियों में ये शॉर्टर ड्यूरेशंस वाला है। अब इन साइकिल में जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्टर साइकिल जो होती है ये साइकिल अंडाशय के साथ भी कोरिलेशन रखती है, अंडाशय में क्या क्या चेंजिंग होते हैं, यूट्रस के साथ भी कोरिलेशन रखती है, गर्भाशय में क्या क्या चेंजिंग होते हैं, वेजाइना के साथ भी ये कोरिलेट होती है, वेजाइना में क्या क्या चेंजिंग होती है, और स्तन ग्रंथियों के साथ भी ये कोरिलेट होती है, क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स में क्या क्या चेंजिंग होती है।
तो इन सभी को मैं बहुत ही शॉर्ट में जैसे संक्षेप में एक बार ब्रीफ कर दूं। अब अंडाशय में क्या क्या चेंजिंग होगी। अब ये पूरी रिप्रेजेंटेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एडजस्टमेंट डायग्राम दिखाए थे वही सेम डायग्राम है, सेम स्टेजेस है। तो अंडाशय में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होगा और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की प्रेजेंस में प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। और यहाँ पर इसमें जो ओवेरी होती है उसकी सरफेस के ऊपर छोटी छोटी गांठें भी अपने को दिखाई देती है। ये छोटी छोटी गांठें हैं, ये डेवलपिंग ओगोनिया को, डेवलपिंग oocytes को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल्स में, और प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा कि डेवलपिंग जो ओगोनिया है उसके चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर बन जाती है। फिर एफएसएच हार्मोन की प्रेजेंस में इन ग्रेनुलोसा सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, इन लेयर्स की संख्या बढ़ जाती है और ये स्टेज प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानी जाती है। इसमें इन ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से OMIF यानी oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर स्रावित होता है और ये फैक्टर इस डिवीजन को अरेस्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद में इनके चारों ओर थीका कोशिकाएं अरेंज हो जाती है। थीका कोशिकाएं जब बन जाती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। इसके बाद में थीका जो सेल्स है इसके अंदर फिर डिवीजन होता है। थीका सेल की 2 लेयर बन जाती है, सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना और इसके नीचे थीका इंटरना। और ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं, इसके अंदर भी रैपिड मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा, लेकिन इन कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान के अंदर जो फॉलिकुलर फ्लूइड है वो यहाँ पर एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएगा और फॉलिकुलर फ्लूइड के एकत्रित होने से ये एक नई कैविटी है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, एनलार्ज होती जाती है, जिसको एंट्रम बोलते हैं और ये स्टेज कहलाती है टर्सरी फॉलिकल। और जो जो फॉलिकुलर फ्लूइड इकट्ठा होगा, इस फॉलिकुलर फ्लूइड के इकट्ठे होने के कारण क्या होगा, जो डेवलपिंग oocyte है वो एक तरफ विस्थापित हो जाता है। एंट्रम कैविटी की साइज अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है, इसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड की मात्रा है वो बढ़ जाती है और इस फॉलिकुलर फ्लूइड में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जो मात्रा है वो काफ़ी सर्वाधिक होती है। और ये जो स्टेज है ये ग्रेफियन फॉलिकल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो ग्रेफी जो शब्द है ये ग्रेफी साइंटिस्ट के सम्मान में दिया है। ग्रेफी लेडी साइंटिस्ट है और इस लेडी साइंटिस्ट के सम्मान में इस रचना को ग्रेफियन की पुटिका के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो ये ग्रेफियन फॉलिकल खोखला हो जाएगा। ये खोखली रचना कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानी जाती है। अब ये जो ओवम रिलीज हो रहा है इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाए या इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो। यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा टिल डिलीवरी। यदि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस केस में कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस हीमोरेगिकम में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस हीमोरेगिकम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा और ये रचनाएं लास्ट में मृत हो जाती है और ये मृत रचनाएं फिर वजाइना के द्वारा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित हो जाती है। तो ये ईस्टर साइकिल में एक अंडाशय में होने वाले ये सक्सेसिव सीक्वेंस है। और सक्सेसिव सीक्वेंस में क्या क्या होगा, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कन्वर्टेड इनटू प्रिमोर्डियल फॉलिकल, primordial follicle converted into primary follicle, primary follicle converted into secondary follicle, secondary follicle converted into tertiary follicle, tertiary follicle modify into Graafian follicle, and after ovulation this Graafian follicle convert into corpus luteum, corpus luteum convert into corpus hemorrhagicum because it is filled with blood, and at last it is shrunken down and it converted into corpus albicans, and this structure discarded outside the body through vaginal tract। तो ये अंडाशय में होने वाले सक्सेसिव या क्रमिक चेंजेज हैं। अब यूट्रस के अंदर क्या चेंजिंग होगी, ईस्टर साइकिल में गर्भाशय के दौरान क्या चेंजिंग होती है, ये पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है वो फर्टिलाइज अंडे को प्लेसेंटा बनाने के लिए गद्दी जैसी रचना तैयार करती है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये डायग्राम गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में होने वाले सक्सेसिव चेंजेस है। तो यहाँ पर प्रोएस्ट्रस जो प्रावस्था होती है इसमें गर्भाशय की एंडोमेट्रियम सिकुड़ी होती है, एंडोमेट्रियम की मोटाई कम होती है,
इसमें जो यूट्राइन ग्लैंड है बहुत छोटे आकार की है और यहाँ पर सेगमेंट फ्लूइड जो होता है वो बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है। यहाँ पर फॉलिकुलर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोएस्ट्रस प्रावस्था है इसमें प्रिमोर्डियम सेल्स, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, वो स्टेज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब ये प्रोएस्ट्रस फिर कन्वर्ट होती है एस्ट्रस प्रावस्था में और एस्ट्रस प्रावस्था में गर्भाशय की जो ग्रंथियाँ हैं और गहराई में चली जाती है। ये ग्रंथियाँ ब्रांच्ड हो जाती है। प्रत्येक ब्रांच के टर्मिनल एंड में कूपिकाओं जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है। तो कंपाउंड ब्रांच्ड एल्वियोलर टाइप की ये ग्रंथियाँ बन जाती है और सेगवाइल फ्लूइड यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर स्रावित होगा और इस स्टेज के अंदर आपको टर्सरी फॉलिकल देखने को मिलेगा, ग्रेफिन फॉलिकल देखने को मिलेगा और ये जो मिड पॉइंट है जहाँ पर एस्ट्रस फेज मेटा एस्ट्रस में शिफ्ट होती है, इस पीरियड के दौरान यहाँ पर ओवुलेशन का प्रोसेस है वो संपादित होता है। ओवुलेशन होने के बाद में ग्रेफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी गर्भाशय की भित्ति मोटी है क्योंकि जो ओवम रिलीज हो रहा है उस ओवम का बाई चांस यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है तो प्लेसेंटा बनेगा और प्लेसेंटा जब भी बनता है तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियो की जो आउटर जो लेयर होती है कॉरियोनिक विलाई, इन दोनों बीच में इंटरडिजिटेशन होता है। तो कॉरियोनिक विलाई और यूट्राइन विलाई ये दोनों आपस में इस तरह गुथ जाती है, आपस में इंटरडिजिटेट हो जाती है और विलाई का ये जो इंटरडिजिटेशन है ये एक्चुअल में प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा के बनने की जो घटना है वो प्लेसेंटेशन के नाम से जानी जाती है। तो ये जो स्टेज है मेटास्टस, इसमें प्लेसेंटा के बनने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है यदि मैटिंग इस पीरियड में संपादित हो। मैटिंग नहीं हो तो फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम डैमेज हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेटास्टस के बाद में फिर ये डायोस्टस प्रावस्था है, ये रेस्टिंग फेज है। ये दो ईस्टर साइकिल के बीच की प्रावस्था है और इस दौरान यदि प्रेगनेंसी होती है तब तो ये स्टेज संपादित नहीं होगी। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है उस केस में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वापस सिकुड़ जाती है, गर्भाशय की जो ग्रंथियाँ होती है वो श्रिंक हो जाती है, इनकी जो ब्रांचेस थी हैं वो वापस डी ब्रांचिंग हो जाती है और धीरे धीरे गर्भाशय की जो भित्ति होती है पतली हो जाती है, कॉर्निफाइड हो जाती है और सेगमेंट फ्लूइड का जो सिक्रीशन है वो काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। तो ये गर्भाशय में भित्ति में होने वाले परिवर्तन और यूट्रस में होने वाले जो चेंजेस है ये ओवरियन साइकिल के साथ कोरिलेट है क्योंकि सक्सेसिव क्रम में जो जो चेंजिंग अंडाशय में होती है उसी से रिलेटेड चेंजिंग गर्भाशय की भित्ति में भी संपादित होती है। अब तीसरे जो चेंजेज हैं वो है चेंजेज इन वेजिना। अब वेजिना के अंदर जो चेंजिंग है वो क्लियर कट ऑब्जर्व की जा सकती है नॉन प्राइमेट्स में, विशेषकर गाय है, भैंस है, कैटल्स है। इनके वेजाइनल लेबिया को जैसे आप इनकी साइज मॉनिटरिंग करो, इनकी थिकनेस को मॉनिटरिंग करो तो ये विजिबल चेंजेस इस दौरान क्या देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एस्ट्रस फेज जो है, इस एस्ट्रस फेज के इस ड्यूरेशंस के दौरान वेजाइनल एपिथेलियम काफ़ी मोटी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, वेजाइनल से सेगवाइलर फ्लूइड है वो सिक्रीट हो जाता है और वेजाइनल पाथवे जो होता है वो काफ़ी लुब्रिकेट होता है और ये जो है हीट पीरियड होता है इसमें फीमेल है वो काफ़ी रिसेप्टिव होती है और मैटिंग के लिए वो परमिशिव होती है और इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं है वो मैक्सिमम होती है और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो उसके बाद फिर वेजाइनल एपिथेलियम वापस धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी, फ्लैशी जो एपिथेलियम थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है, वेजाइनिक एपिथेलियम केराटिनाइज्ड हो जाती है, सेगवाइनल फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है और वेजाइना की जो एक्सटर्नल अपीरेशन है वो काफ़ी फिर नॉर्मल हो जाती है। तो वेजाइना में ये दृश्य परिवर्तन जो है वो एकदम क्लियर कट विजिबल है जिनको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मेमरी ग्लैंड्स में होने वाले परिवर्तन है। अब मेमरी ग्लैंड्स में मैमल्स में ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो परिघटना थैलार्क के नाम से जानी जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज थैलार्क। और स्तन में स्तन ग्रंथियां जो बनती है ये प्रोसेस कहलाता है मेमोजेनेसिस। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक अलग परिघटना है, ब्रेस्ट में स्तन ग्रंथियों का जो विकास है वो एक अलग परिघटना है। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज थैलार्क
एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज मेमोजेनेसिस। अब फीमेल में जैसे देखा होगा कि जो जो ईस्ट्रस साइकिल चलती है और फीमेल मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई, सपोज प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस हो गई, उसमें उनके ब्रेस्ट है वो एनलार्ज हो जाता है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर फैट का डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो मेमरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो स्तन ग्रंथियाँ शाखित हो जाती है, उन शाखाओं के अंत में बैलून जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसको एल्यूलाई बोलते हैं। तो ब्रेस्ट की जो मेमरी ग्लैंड्स है वो कंपाउंड एल्यूलर टाइप की हो जाती है और गांव में इसको उष्टी बोलते हैं कि गांव में जो गाय भैंस है इसमें उष्टी जैसे बढ़िया है। उष्टी का मतलब ब्रेस्ट की साइज़ बहुत बड़ी है, इसका मतलब उष्टी बढ़िया है। और जितनी बढ़िया उष्टी होगी इसका मतलब वो गाय उतनी हेल्दी है, उतने ही ज़्यादा मिल्क का उसके अंदर प्रोडक्शंस होगा। और कमज़ोर गायें जो होती है जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, उनकी उष्टी जो है वो छोटे आकार की होती है। तो स्तन ग्रंथियों में भी ये परिवर्तन है एकदम क्लियर कट होते हैं। और इस तरह के जो चेंजिंग होते हैं ये ह्यूमन के अंदर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉन प्राइमेट्स के अंदर तो काफ़ी क्लियर कट ये ऑब्जर्वेशंस होती है। तो ये 4 तरह के परिवर्तन इस ईस्ट्रस साइकिल के साथ एसोसिएटेड है। चेंजेज इन ओवरी, चेंजेज इन यूट्रस, चेंजेज इन वेजिना एंड चेंजेज इन मेमरी ग्लैंड्स। अब लास्ट में इस साइकिल को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, तो नटसेल में बहुत ही संक्षेप में ईस्ट्रस साइकिल है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होगा, जैसे लाइट है, सपोज लाइट का ड्यूरेशंस है, दिन की लंबाई है, रात्रि की लंबाई है, सीजन कौन सा है, रेनी सीजन है, इसके अलावा चंद्रमा की कलाएँ हैं, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। और जब भी आपने देखा होगा कि दिन की लंबाई बढ़ गई, दिन की लंबाई छोटी हो गई है, ब्रीडिंग सीजन है वो चेंज होता है। तो बर्ड्स के अंदर तो बहुत ही क्लियर कट ये ऑब्जर्वेशंस हैं वो देखी जाती है। और मैमल्स में भी पर्यावरणीय कारक जो होते हैं ये इस साइकिल को प्रभावित करता है। इसके अलावा हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में आप जानते हो इसके 2 भाग हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्रभाग है, अग्रपिंड एडिनोहाइपोफाइसिस, उसके द्वारा हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होती है इससे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन नहीं है, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। और इन हर हार्मोन्स के अलग अलग फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स हैं ये फॉलिकुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ओजनेसिस का जो इनिशियल फेज है ओगोनिया के अंदर जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल जो बन रहे हैं, उन फॉलिकल्स की ग्रोथ इस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ग्रेफन फॉलिकल जब कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, और इस ओव्यूलेशन की जो कंट्रोलिंग है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है, और फीमेल का अपने बच्चों के प्रति जो अफेक्शन होता है, जो लगाव होता है, जो ममत्व होता है, जो इमोशंस होती है, भावनाएं होती है, अपने बच्चों के साथ जो लगाव होता है वो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसको डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और फीमेल में जब पार्ट्यूरेशन का प्रोसेस होता है, डिलीवरी की जब प्रक्रिया होती है, उसमें ये हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन जांघों की जो मांसपेशियां होती है उनको ये कंट्रोल करेगा, उससे प्रसव क्रिया जो होती है वो आसान हो जाती है, लेबर का प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं जो इसका साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा अंडाशय के द्वारा भी हार्मोन है वो स्रावित होता है। अंडाशय में जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन ये ग्रेफिन फॉलिकल से स्रावित होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होगा, और रिलैक्सिन हार्मोन ये पार्ट्यूरेशन के इसमें स्रावित होता है।
और इसका मेन काम होता है जांघों की मांसपेशियों को रिलैक्स करना, शिथिल करना, ताकि प्रसव क्रियाएं आसानी से संपन्न हों। और इन हार्मोन्स का लेवल किस तरह बढ़ता है, किस तरह घटता है, ये इस ग्राफ में आप देख रहे हो। यहाँ पर ये सैफ्रॉन कलर में जैसे एस्ट्रोजन मैंने इंडिकेट किया है, रेड कलर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंडिकेट किया है, येलो कलर में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इंडिकेट किया है, और ब्लू कलर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये इंडिकेट किया है। और इस हार्मोन में आप देख रहे हो कि जब भी LH हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा उसी दिन ओवुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ईस्टर साइकिल के प्रारंभ में आप देख रहे हो FSH हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है। FSH हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है तो फॉलिकल की ग्रोथ है वो प्रेरित होती है, और इस साइकिल के अंत में इन हार्मोन्स का लेवल है वो डिक्लाइन हो जाएगा। और ये हर कंडीशंस में आप देख रहे हो चारों हार्मोन्स का चेंजिंग इसके अंदर। और यहाँ पर ये स्टार्टिंग की जो फेज़ है ये फॉलिकुलर फेज़ है, पूटक प्रावस्था, क्योंकि इसमें ग्रेफिन फॉलिकल से बनती है। और ग्रेफिन फॉलिकल के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद की जो स्टेज है ये ल्यूटियल फेज के नाम से जानी जाती है। तो एक ओवेरियन साइकिल है, उसकी दो पार्ट हो गए, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में ग्रेफिन फॉलिकल प्रीडोमिनेट रहेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इसमें ज़्यादा रहेगा, और ल्यूटियल फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है वो डोमिनेट रहेगा, और इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक है, प्लेसेंटा को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। अदरवाइज तो क्या है, कई बार अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो अबॉर्शन अपने मनुष्यों में भी होता है, गाय भैंसों में भी होता है, बिल्ली में भी होता है, चूहों में भी होता है। ये सारा हार्मोन की डिस्टर्बेंस के कारण, हार्मोन की मात्रा में इम्बैलेंस होने के कारण ये परिघटनाएं संपादित होती है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, दैट इज ईस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र। और एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दूं, जितने भी मैमल्स होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं या कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं। ब्रीडिंग सीजन साल में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। और एक ब्रीडिंग सीजन में जब एक बार ओवुलेशन हो तो ये प्राणी मोनोएस्ट्रस के नाम से जाने जाएंगे। एक से ज़्यादा बार यदि ओवुलेशन हो तो ये पॉलीएस्ट्रस के नाम से जाने जाएंगे। और मोनोएस्ट्रस प्राणी है उसमें डॉग्स हैं, इंक्लूड हैं। पॉलीएस्ट्रस के अंदर कैट है, रैट है, गिनी पिग है। और एक ईस्ट्रस चक्र जो होता है ये 4 प्रावस्थाओं में संपादित होता है, प्रोएस्ट्रस फेज, एस्ट्रस फेज, मेटाएस्ट्रस फेज और डायएस्ट्रस या एनाएस्ट्रस फेज। और ये जो साइकिल है ये अंडाशय के साथ रिलेटेड है, यूट्रस के साथ रिलेटेड है, वेजाइना के साथ रिलेटेड है, मेमरी ग्लैंड्स के साथ रिलेटेड है। और इन सारे साइक्लिक चेंज का जो कंट्रोल जो होता है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के द्वारा होता है और अंडाशय के हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान। एंड आई होप you like this lecture and this video, and it is my request to kindly subscribe my channel, popularize my channel and share with your friends and with your students. अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली grateful to you for watching this video and listening my lecture. Have a good day, have a great day. Thank you very much.